हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये है 0 to पार्ट ऑफ रिटर्न और यहाँ तक हमने ऑलरेडी लास्ट पार्ट में पढ़ लिया था। मैं इसके आगे की बातें आपसे करने जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 to 8 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सर कहते हैं फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कि भैया आउटवर्ड सप्लाई जब हम करते हैं यानी जब हम सेल करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई किसी को कहते हैं, सेल को। जब हम सेल करते हैं, ठीक है, चाहे वो हम गुड्स को लेके करें या सर्विस को लेके करें, तो हमें कौन कौन सी डिटेल्स को भरना पड़ता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ लिखा है सर फर्निशिंग रिक्वायर्ड पर्सन रिक्वायर्ड फर्निश्ड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, की ये जानकारियाँ हमें देनी पड़ती है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ बोथ, चाहे आप गुड्स दो या सर्विसेज दो, आर रिक्वायर्ड टू फर्निश्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कि ये जानकारियाँ जो हम कह रहे हैं ये सबको देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब इनको छोड़कर। तो सर इस पर एक MCQ भी ऐसा ही बना सकता है और एक 2 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है कि भैया आउटवर्ड सप्लाई कौन कौन नहीं देते हैं, मतलब कि उन लोगों के नाम बताइए जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल नहीं देते हैं। एक्सेप्ट द फॉलोइंग मतलब इन्हें छोड़कर, ये लोग आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स नहीं देते। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देता। नन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसे हम NRTP कहते हैं, वो नहीं देता। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम नहीं देता। पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स नहीं देता। पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, जो टैक्स कलेक्ट करता है एट सोर्स पे, जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर इको, ठीक है, इसके बारे में आपने 9.4 एंड 9.5 के अंदर पढ़ा था, नहीं देता। OIDAR, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, ये लोग आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल नहीं देते। सर इसका मतलब हमने सीखा क्या, अब तक हमने 2 बातें सीखी कि भैया हर इंसान को देने की जरूरत है, एक्सेप्ट ये जो 4-5 बताए हैं वो। तो सर आपको 3 to 5 मार्क में एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन कौन लोग देते हैं, तो आप कहोगे जनरल रूल और एक्सेप्शन रूल। जनरल रूल के अंतर्गत हर इंसान को आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल की डिटेल देना जरूरी है। एक्सेप्शन कुछ लोगों के नाम, जैसे कुछ लोगों के नाम अब आप याद कर लो, जैसे NRTP हो गया, कंपोजिशन स्कीम का पर्सन हो गया, डिडक्टेड एट सोर्स हो गया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हो गया, OIDAR हो गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। इन्हें फॉर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देना जरूरी नहीं होता। आगे लिखा है सर फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ GS आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल्स फॉर आउटवर्ड सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश, मतलब कि हमें कौन कौन सी डिटेल भरनी है भैया। सबसे पहली बात, हमें फॉर्म नंबर GSTR 1 भरना होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्म होता है, फॉर्म GSTR 1, ठीक है। तो सर क्या GSTR 1 कोई रिटर्न होती है, तो सर एक चीज़ बता दूं, ये रिटर्न नहीं होती, ये स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, किसकी सर, आउटवर्ड सप्लाई की। आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा मैंने, आउटवर्ड सप्लाई लिखा है। कि ये क्या कहता है कि जितनी भी आप सेल कर रहे हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई, GST के अंदर आउटवर्ड सप्लाई कहा जाता है, नॉर्मली उसे सेल कहा जाता है। जितनी भी आप सेल कर रहे हो उसकी जो आप डिटेल्स दे रहे हो उसको हम GSTR 1 कहते हैं। ओके, GSTR 1 for a particular month is filed in or before the 10th day of the immediately succeeding month। यानी सर मान लेते हैं अभी जनवरी चल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, तो जनवरी की 10th फेब तक मेरी GSTR 1 जो है वो चली जानी चाहिए। सर प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे कि कई बार ये 10 तारीख बढ़ के 30 भी हो जाती है, 20 भी हो जाती है, अगर सर्वर डाउन है या कोई भी बात है, तो ये कई बार कई मंथ में, साल में मान के चलो आप 30 से 40% टाइम्स ऐसा होगा। यानी 12 महीने हैं तो 12 में से आप 3 से 4 महीने में ऐसा देखेंगे कि हाँ ये गड़बड़ पाई जाती है कि 10 की जगह कई और डेट हो जाती है। एग्जाम के लिए कौन सी डेट होनी से सर, GSTR 1 10th ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, बस एग्जाम के लिए याद रखना है। सर इस पर MCQ बन सकता है, जी सर MCQ बन सकता है। सर आपसे पास MCQ आएगा कि GSTR 1 कब फाइल की जाती है, 10th, 15th या 20th, तो आप कहोगे सर 10th, ठीक है। इसमें सर कुछ प्रोवाइजो है, जरा वो पढ़ते हैं। 3 प्रोवाइजो हैं। पहला, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 11th डे टू 15th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। मतलब क्या कहा इसने कहा कि भैया आप 11 से 15 दिन तक फाइल नहीं करोगे। आप कब तक फाइल करोगे, आप 10th तक फाइल करोगे। सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई देखो मैंने कहा जनवरी मंथ की रिटर्न जानी है, कब तक जानी है सर GSTR 1 की जो डेट है वो कब तक है सर, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी फेब, 10th फेब। तो सर वो कह रहा है आपको पहला प्रोवाइजो कि 11th to 15th फेब आप GSTR 1 नहीं फाइल कर सकते।
आपसे वो ये कह रहा है। अच्छा शैल नॉट बी अलाउड। सर इतने हाई लेवल से क्वेश्चन पूछेगा? नहीं सर, इतना नहीं जाएगा। दूसरा, द कमिश्नर मे बाय द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग बाय नोटिफिकेशन और एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग सच डिटेल्स स्पेसिफाइड क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन। मतलब जो प्रॉपर अथॉरिटी है, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है कमिश्नर। क्या लिखा गया है सर? ये हो गया पहला आपका। दूसरा प्रोवाइजो क्या कहता है कि जो कमिश्नर है वहाँ पे, कमिश्नर अगर चाहे तो डेट क्या बता रहे हैं 10 फेब, लेकिन अगर वो 10 फेब की जगह 25 फेब भी करना चाहे तो वैसा कर सकते हैं GSTR1 के लिए। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ? इसका एक ही मतलब हुआ कि जो कमिश्नर है वो चाहे तो डेट एक्सटेंड करवा सकता है। उसके बाद एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट नोटिफाइड बाय द, तो सर ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है आपसे कि मान लो नोटिफाई किया है किसी भी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ने या कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी, अरे यार आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हो। वो कह रहा है स्टेट का कमिश्नर हो, ठीक है, कमिश्नर हो, या फिर यूनियन टेरिटरी का कमिश्नर हो। अगर ये दोनों भी डेट एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। हम डीम्ड कर लेंगे, क्या कर लेंगे? हम डीम्ड कर लेंगे कि ये किसने किया है? कमिश्नर ने नोटिफाइड किया है। बस वो ये कह रहा है। सो इतना हाई लेवल की लाइन भी होती है? हाँ सर होती है। वही वो कह रहा है एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी द नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। हम मान लेंगे कि वो कमिश्नर ने नोटिफाइड किया है। ठीक है सर। सर एग्जाम में आने वाली बात, सर इनमें से मुझे नहीं लगता कोई भी बात आएगी। ये सर नॉलेज पर्पस के लिए सर आपके लिए होगा, ऐसे इतना ऊपर जाके नहीं पूछने वाला सर अभी आपसे। सर याद रखना है, यस सर 3 बातें याद रखनी है कि भैया जो कमिश्नर है वो चाहे तो डेट एक्सटेंड कर सकता है, आपको 10 तारीख तक ही GSTR1 फाइल करनी होती है। सर ये क्या है नीचे? सर ये आपके लिए होमवर्क। सर क्या है ये? सर ये 3 बातें जो यहाँ मैंने आपको पढ़ाई उसी को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डाल दिया गया, नथिंग एल्स। सर अगला आपके पास मुद्दा यहाँ पे पढ़ना है, टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। इसका मतलब हुआ कि मान लो मैं जनवरी की रिटर्न डालना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम है 10 फेब तक का, यानी मैं 1 to 10 फेब अपनी डिटेल डाल सकता हूँ। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? आपका आंसर होना चाहिए यस क्लियर। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 31 जैन को डाल सकता हूँ क्या? आंसर इज नो, पोर्टल ही ऑन नहीं रहेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट फाइल GSTR1। टैक्सेबल यहाँ पे एक वर्ड डाल देना पर्सन, तो आप यहाँ पे डाल देना टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट फाइल GSTR1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। कि यार अभी जो पीरियड चल रहा है उसे खत्म तो होने दो, मतलब मंथ को एंड होने दो। हाउएवर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, CTP जो मैंने आपसे कहा था कि कोई वर्क आर्ट कर रहा है या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना रहा है। एक होता है ना, मैंने आपसे बोला था हाथ से टोपियाँ बनाना, ऊन बनाना, स्वेटर बनाना। तो अगर वो क्लोजर ऑफ देयर बिजनेस, वो अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है, तो भैया आप उसी मंथ में, सेम मंथ में अपना GSTR1 फाइल कर सकते हो। कैंसिलेशन ऑफ GSTR ऑफ नॉर्मल टैक्स पेयर, मान लो कोई DM था, ठीक है, अब DM ने क्या कहा कि मैं अपना बिजनेस बंद करूंगा, तो वो 10 फेब तक अपना वेट नहीं करेगा। वो जब भी बिजनेस बंद कर रहा है, चाहे 20 को या 25 को या 30 को, वो तभी अपनी GSTR1 जो है फाइल कर सकता है। तो सर क्या ये याद रखना है? यस। इसको कितने स्टार दोगे? सर 2 स्टार दो। से आ सकता है क्वेश्चन। सर इसके बाद ये इतना लंबा आपको दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। सर आप क्या पढ़ाओगे? सर मैं चार्ट दिखाऊंगा डायरेक्ट। ये सर ये चार्ट आपके लिए, ठीक, गुड। और 9354719404 पे अगर किसी ने मेरे से बुक, मतलब हमारे सी ड्रीमर्स दी एवेंजर साइट से परचेज़ की हो, और ये मैंने नया चैप्टर डाला है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि ये चैप्टर मैंने थोड़ा अमेंड किया है, इसमें थोड़ा लेआउट जो है चेंज किया है, तो आप ले लेना। मैंने उससे टेलीग्राम पे ले लिया है, तो ये व्हाट्सएप पे ले लिया, आप शेयर कर लेना, ठीक है, मांग लेना मुझसे, मैं दे दूंगा आपको। उसके बाद है, पहली बात तो B2B सप्लाई और B2C सप्लाई का मतलब समझो। सर B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शंस। मतलब क्या हुआ? इन सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन द रिसिपिएंट इज ऑल्सो अ रजिस्टर्ड सप्लायर एंड हेंस टेक ITC। B2B मतलब जैसे आपने मेरे से GST की बुक परचेस की, GST की बुक आपने मुझसे परचेस की, तो सर आप B2C में चले गए क्योंकि आप कस्टमर हो, ठीक है। लेकिन किसी ने नई अपनी शोरूम खोला, ठीक है, बुक स्टोर खोला, उसने कहा VM सर आप हमारी बुक स्टॉल पे अपनी बुक लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे तो बुक है, बुक तो GST में एग्जाम्प्ट है,
इनडायरेक्ट बर्डन हम पे जीएसटी का लगता है, लेकिन हम पास ऑन नहीं कर सकते उसे, ठीक है। तो अल्टीमेट कस्टमर को बियर करना पड़ता है। तो बिजनेस में क्या हुआ, वीएम सर की जो बुक है, मान लो आपके लक्ष्मी नगर में बहुत सारे लॉ हाउस हैं, ठीक है, लक्ष्मी नगर को कोई लॉ हाउस है, उसने कहा सर आप हमारे यहाँ लगा दो। तो अब मैंने इनके यहाँ पे अपनी 100 किताबें भेज दी मान लो, ठीक है, और 100 किताबें भेजने के बाद अब ये जब कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है, ये जब कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि भैया हमने B2B सेल किया, ठीक है। जब मैं कस्टमर को डायरेक्ट दे रहा हूँ तो वो B2C हो जाता है। जब मैं किसी बिजनेस को दे रहा हूँ और दूसरा बिजनेस किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है, तो उसे हम B2B कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर। अब सर इस चार्ट को समझते हैं। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज मतलब ओवरऑल अगर हम एक नॉर्मल मीनिंग रखिए तो इसको बोलेंगे सेल्स, ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं, आप इंटर स्टेट सप्लाईज करोगे या इंट्रा स्टेट करोगे। इंटर का मतलब होता है दिल्ली टू पंजाब, 2 स्टेटों के बीच, ठीक है, और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, दिल्ली टू दिल्ली। तो सर अगर बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो, यानी वीएम ने डीएम को दिया, बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो, तो आपको 2 बातें पूछी जाएगी। इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल सप्लायर टू बी अपलोडेड, जिस पर्सन को आपने बेचा है, मान लो वीएम सर ने 4 अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, बुक हाउस ABCD, इनवॉइस वाइज डिटेल मतलब उनका नाम क्या है, उनका नंबर क्या है, एवरीथिंग मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है सर। अच्छा सर अगला क्वेश्चन, B2C सप्लाई है, तो B2C सप्लाई है तो सर पहली बात, ये चार्ट आपने बनाया नहीं सर, ये ICI का है, ICI का स्टडी मेट खोल के देखोगे आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मत बोलना कि मेरा कॉपीराइट है, नहीं सर, हर टीचर का कॉपीराइट है। अगर आपको हर टीचर की बुक में दिख रहा है तो ये ICI का है, ठीक है, ICI ने बनाया इसे। अब सर यहाँ पे देखना B2C सप्लाईज, यहाँ पे 2 बातें, इंटर स्टेट सप्लाईज और इंट्रा स्टेट सप्लाईज। मतलब मैं किसको दे रहा हूँ, मैं कस्टमर को दे रहा हूँ सर। वर्ड क्या है, C मतलब कस्टमर, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर दे रहा हूँ, तो अगर मान लो मैं भी दिल्ली में, मेरा स्टूडेंट भी दिल्ली में, तो इंट्रा हो गया दिल्ली टू दिल्ली, मैं अपने स्टूडेंट को ही दे रहा हूँ। इंटर स्टेट सप्लाई यानी मैं दिल्ली में, स्टूडेंट पंजाब में, ठीक है। तो अगर दिल्ली टू दिल्ली सेल है, क्या है सर, दिल्ली टू दिल्ली सेल है, तो यहाँ लिखा है इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल सप्लायर्स टू बी अपलोडेड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सभी बच्चों की डिटेल्स जो है वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। इंट्रा में क्या करना है, यहाँ पे एक चीज मिस हो रही है, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाईज में, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना, कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या हुआ सर, देखो कंसोलिडेटेड का मतलब क्या हुआ कि मान लो राम है कोई पर्सन, ठीक है, राम ने मेरे से जीएसटी की बुक भी ली, कॉस्टिंग की पेन ड्राइव भी ली, कॉस्टिंग पेन ड्राइव, ठीक है। अब FM आ गया तो FM भी ले लिया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया सर, FM भी ऑर्डर कर दिया सर, उन्होंने मान लो लॉ भी ऑर्डर कर दिया। तो मान लो इसकी वैल्यू 700, इसकी वैल्यू 3500, इसकी वैल्यू 3500 और इसकी वैल्यू 3500, तो कितने का हो गया सर, ये हो गया, मान लो बिल हो गया ये 12,000 का, लेट्स से, ठीक है। इसमें GST इंक्लूड होता है तो वो हम अलग से कर लेंगे, मुझे बिल बनाना है 12,000 का। तो कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है कि उनके लिए मान लो बिल नंबर 101, 102, ठीक है, 103, 104 बनाने की जरूरत नहीं होगी। इनके लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट एक सिंगल बिल जो भी आप बना रहे हो 101 में आप ये चारों सामान की डिटेल्स जो होगी वो शो कर दोगे, इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड बिल बनाना, ठीक है। अब है इंटर स्टेट सप्लाईज। इंटर स्टेट मतलब दिल्ली टू पंजाब, मतलब मैं दिल्ली के आउटसाइड भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, क्या इनवॉइस जो है उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, या जो इनवॉइस दिया है उसकी वैल्यू 2.5 लाख से कम है। अगर 2.5 लाख से कम है तो इनवॉइस वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स टू बी अपलोडेड, मतलब जो रूल यहाँ पे लगाया था वो रूल यहाँ पे लगा दूंगा मैं। कंसोलिडेटेड मतलब जो टोटल उसे दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स टू बी अपलोडेड, मतलब अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है उस बंदे ने, वैसे तो ऐसा मेरी सेल में तो होता नहीं है, लेकिन कोई कार बेच रहा है या कुछ बेच रहा है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। अब कार वाले भी तो क्या करते हैं, बिजनेस है, कस्टमर को दे रहे हैं, कार क्या दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं, तो उनकी वैल्यू तो 2.5 लाख से ऊपर होती है, तो उन्हें हर इनवॉइस की प्रॉपर डिटेलिंग देनी होगी। तो ये चीज़ सर याद रखनी है। यस सर, 5 स्टार कर लेंगे सर, और इसे याद रखना है एग्जाम में, ठीक है सर। इसके बाद सर रिमेंबर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है।
रिमेंबर मतलब याद रखना है ऑब्वियसली। स्कैन कॉपी ऑफ इनवॉइस आर नॉट रिक्वायर्ड, कि भैया आप उसे स्कैन करके रखें ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर, पढ़ते हैं। ओनली सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनवॉइस नीड टू बी अपलोडेड, लाइक इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपको हर जो बिल आपने बनाया है उसको आपको स्कैन करके नहीं अपलोड करना, आपको उसकी कुछ जानकारी देनी होती है। जैसे इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, वैल्यू हो गई, टैक्सेबल वैल्यू हो गई, रेट ऑफ टैक्स हो गया, अमाउंट ऑफ टैक्स। सर एमसीक्यू बन सकता है। क्या करना होता है स्कैन कॉपी को अपलोड? तो जो ओल्ड हैं, जिन्होंने वेट वगैरह पढ़ा है, सर्विस वगैरह टैक्स पढ़ा है, तो हो सकता है गलती कर दे, लेकिन आप जीएसटी का लेटेस्ट पर्सन है तो आप ये कहेंगे कि स्कैन कॉपी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पर्टिकुलर फील्ड्स को भरना होता है। इन केस देयर इज नो कंसिडरेशन, मान लो कंसिडरेशन ही नहीं है, मान लो एक बच्चा है, उसने कहा कि सर मैं थोड़ा सा पुअर फैमिली को बिलोंग करता हूँ। सर पहली बात तो मेरे से आगे बोलना ही मत पुअर फैमिली, आपकी फैमिली और आप दोनों मास्टरपीस हैं सर अपने आप को। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई बच्चा बोलता है सर आई एम वेरी पुअर, आई एम फाइनेंशियली वीक। नहीं सर, योर सिचुएशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू यू, बट नेवर से आई एम ए वीक। डेफिनेटली सर मैं खुद बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा एक भी वर्ड गलत, लेकिन हाँ 8th क्लास में जब मैं था, मैं तब से सर ट्यूशन करता हूँ। मेरी फीस 500 जाती थी तो मैं 500 का ट्यूशन पढ़ाता था, फिर वहाँ ट्यूशन की फ़ीस देता था। जब 11th में आ गए तो आप सभी को पता है हर सब्जेक्ट की 500 रुपये 400 रुपये फ़ीस हो जाती है। तब सर मैं ट्यूशन पढ़ा के अपनी फ़ीस रिकवर करता था, मेरे टीचर को ही पता है। तो अभी भी वो मुझे जानते हैं कि हाँ ये बंदा उस समय अपनी फ़ीस जो थी खुद से करता था कलेक्ट। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाना, होम ट्यूशन पढ़ाना, मतलब मैं कभी सर एक चीज़ यही कहूँगा कि कभी भी अपने आप को वीक मत फील करो सर थोड़ा सत्संग कर रहा हूँ, वीएम बाबा का सत्संग, आई होप काम आए। सर आप वीक नहीं हो सर, यू आर सुपर स्ट्रांग। कल एक दीदी ने मैसेज किया था कि सर मतलब मैं हैंडीकैप हूँ और मेरे 1-2 चैप्टर नहीं क्लियर हुए हैं, मेरी हेल्प कर दो। मैंने कहा दीदी हेल्प तो मैं करूँगा, लेकिन पहले हैंडीकैप वर्ड हटाओ अपने आगे से। यार भगवान का बनाया हर एक पीस मास्टरपीस होता है, याद रखना। अगर किसी के हाथ पर एक ना लाइन किसी ने कही थी, विद्वान से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि सर मेरे पास ना आइज़ नहीं है, मेरे पास आइज़ नहीं है, बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसके पास आइज़ है फिर भी वो कुछ देखना नहीं चाहता, वो आपसे ज़्यादा बुरा है। किसी के पास हाथ नहीं है, लेकिन हाथ होते हुए भी जो इंसान दान नहीं दे सकता, डोनेट नहीं कर सकता, अच्छे कर्म नहीं कर सकता, उसके होने का फ़ायदा नहीं। तो मैं यही कहूँगा सर कि अपने आप को कभी वीक, पुअर, फाइनेंशियली वीक, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ मत कहो। सबसे बड़ी चीज़ आपके पास एक विल है। और मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी सर, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है आप सब कुछ कर सकते हो। और एक डायलॉग जो मैं हमेशा याद रखता हूँ बिल गेट्स सर का, कि आप गरीब आए इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन आप गरीब मर गए तो आपकी गलती है सर। चेंज योर डेस्टिनी बाय डूइंग हार्ड वर्क्स। सर सत्संग खत्म कर देते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, इन देयर इज नो कंसिडरेशन, मान लो कंसिडरेशन नहीं है तब, बट द एक्टिविटीज इज सप्लाई बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 1। बट उसे सप्लाई मानना पड़ेगा क्योंकि शेड्यूल 1 कहता है। शेड्यूल 1 क्या होता है सर, बेसिक में सीखा था आपने। द टैक्सेबल वैल्यू विल हैव टू बी वर्कड आउट एज अ प्रिस्क्राइब्ड एंड अपलोडेड, मतलब कि आपको उसकी टैक्सेबल वैल्यू दिखानी पड़ेगी एज पर शेड्यूल 1। बेशक आपने पैसे नहीं लिए हैं, कहाँ सर, इनवॉइस में। ठीक है सर, आपको वैल्यू किसके अकॉर्डिंग देखनी है सर, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड अपलोडेड डालनी पड़ेगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम इज इन द इनवॉइस विल नॉट बी अपलोडेड, कि भैया आपको एक एक आइटम बताने की जरूरत नहीं है कि भैया पान मंगाए, उसके बाद क्या कहते हैं, पान में क्या क्या लगता है, कत्था चूना और सुपारी, एक एक चीज़ आइटम नहीं बताने की जरूरत है, बस बता दो। बस उसका HSN कोड आप डाल देंगे, क्या डाल देंगे, HSN कोड, और उतना ही आपके लिए काफ़ी होता है। सर HSN कोड कैसे डालते हैं सर? HSN कोड क्या होता है कि वो जो गुड्स और सर्विसेज जो आप दे रहे हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोड होते हैं। जैसे आपके मोहल्ले और आपके इलाके में ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं सर, कोड्स होते हैं। सर अगर आप 1.5 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर रखते हो तो आपको अप टू 1.5 करोड़ HSN कोड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का डालते हो, ठीक है, तो आपको 2 डिजिट डालनी है HSN कोड की। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर की का टर्नओवर है आपका, तो आपको 4 डिजिट डालनी है HSN कोड की। ये सर याद रखना है, ये सर डेफिनेटली सर 5 स्टार दूंगा सर। ये बच्चे भूल जाते हैं, बिना पढ़े चले जाते हैं, गलत बात है सर, पढ़ना पड़ेगा। फिर सर कंटेंट ऑफ GSTR 1, कि भैया GSTR 1 में क्या क्या कंटेंट होते हैं याद कीजिए सर। एक है बेसिस एंड अदर डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सर क्या याद करने की जरूरत है? नहीं सर, सर यहाँ पे कॉमन सेंस चाहिए
आज के टाइम में कुछ भी परचेज करके आओ, चाहे आप अमेजोन से बुक मंगाओ या आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर चेकअप करवाओ या आप कोई भी बुक परचेज करो, आपको जो भी इनवॉइस मिल रहा है सर वो GSTR 1 ही होता है। ठीक है, तो एक बार उसे नज़र मार के देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। मैं रट्टा नहीं करवाऊंगा सर, एक बार बस पढ़ लो सर। उस पर क्या क्या होगा, जो आपको बेच रहा है सामान उसका GSTI नंबर होगा, लीगल नेम होगा, जैसे हमारा CA ड्रीमर्स दी एवेंजर है, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में कितना बेचा है वो लिखा होगा उस पर, टैक्स पीरियड मतलब कौन सा मंथ है, कौन सा क्वार्टर है, HSN नंबर होगा अगर रिक्वायरमेंट है तो, डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड, जो भी डिटेल्स दे रहा है डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस है, कौन सा इनवॉइस है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या है वो बताएगा, एडवांसेस रिसीव्ड और एडवांसेड एडजस्टेड, कुछ पैसा एडवांस में लिया है या एडजस्ट किया है वो भी वहाँ पे लिखा होगा। ये है अदर डिटेल्स, बेसिक एनालिसिस। अब है आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या होगा। तो सर पहली बात तो आप ये बताओगे B2B है या B2C है। मेरे तो सर सारे B2C होते हैं क्योंकि मैं अपने कस्टमर को देता हूँ, बिजनेस को नहीं देता। ठीक है, उसके बाद जीरो रेटेड है या डीम्ड एक्सपोर्ट है, डेबिट है या क्रेडिट नोट है, निल रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, नॉन GST है या अमेंडमेंट है किसी प्रायर पीरियड में, तो वो आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ GSTR 1 टू रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, कि भैया क्या क्या फायदे हैं अगर आपके पास GSTR 1 है तो बताओ सर, फायदे बताओ, बता सकते हो सर? सर बताना आना चाहिए सर। सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है? यस सर। कितने मार्क्स का? सर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ भैया क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, ओके सर। देखो सबसे बड़ा फायदा GST का क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की आप बात करोगे तो सर आपका जब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं फाइल हुआ है तब तक आपको, सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट कह रहा हूँ, जब तक आपका GSTR 1 नहीं फाइल हुआ है तब तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात सर, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, सबसे बड़ा फायदा बता रहा हूँ, तो GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, ये आपका होमवर्क है, एक बार रीडिंग दे देना सर। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, एक एक चीज़ आपको पढ़ रखी है आपने, परेशान नहीं होना है बस आपको। चलो आप कह रहे हो तो मैं रीडिंग दे ही देता हूँ, दे ही देता हूँ सर, मैं दे ही देता हूँ। Details of outward supply for a month furnished by the supplier are communicated and made available electronically to the respective recipient in Part A of Form GSTR 2A और Form GSTR 4A in a registered option composition levy। सर इसका मतलब क्या हुआ है? सर मान लो यहाँ पे 10 फेब आ गई, ठीक, मैंने अपनी GSTR 1 जो है वो अपलोड कर दी, तो वो ये कह रहा है मैं तो सप्लायर हूँ, जो रेसिपिएंट है, दो केस होगा सर। दो केस में क्या होगा सर, वो कह रहा है कि 2A के अंदर रेसिपिएंट को रिफ्लेक्ट होगा कि मैंने सेल क्या क्या दिखाया है। ठीक है, या फिर वो आपसे क्या कह रहा है कि कंपोजिशन लेवी में उसके पास 4A होगा, वहां उसे रिफ्लेक्ट होगा कि मैंने सेल क्या क्या दिखाई है। अगर ये दो लोग सहमत हैं, अगर वो कहते हैं यस हाँ हमने खरीदा है, तो ये आगे रिफ्लेक्ट होगा GSTR 2 में और इनके यहाँ रिफ्लेक्ट होगा वो GSTR 4 में। वो ये कह रहा है आपसे। अच्छा, अगर मैं ना करना चाहूँ तो नो भी कर सकता हूँ, यस करना चाहूँ तो यस भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है। अभी तो ये अवेलेबल नहीं है, आने वाले टाइम के लिए कि इस तरीके से मैं कहूँगा। तो अब जब मैं ये लोग हाँ कह देंगे, हाँ या ना, तो ये GSTR 2 मेरा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये GSTR 1 में मैंने क्या दिखाया था सर, अपनी सेल दिखाई थी, और ये जब 2A और 4A अपडेट हो जाएगा मेरे रेसिपिएंट के द्वारा जिसने मुझे सर्विस ली है, वो GSTR 2 या GSTR 4 में मेरा रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ मैंने इनको सामान दिया था। ये लोग एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। अगर ये डिसएग्री कर देंगे तो सर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, अगर ये एग्री कर लेंगे तो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। वो यही कहना चाहता है सर आपसे। ठीक है, तो ये सारी बातें अब आपको क्लियर हो जाएंगी, एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, गुड। उसके बाद बेसिक डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन प्रायर पीरियड अमेंडेड, मतलब पहले आपने क्या किया था, प्रायर पीरियड अमेंडेड मतलब आपने पहले कोई सेल की थी, अब उसमें कोई चेंजेस करना है, तो अब आप क्या करोगे? तो सर इसे ऐसे ही कैसे कहते हैं सर, एग्जाम के अकॉर्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर, ये है मान के चले 1 स्टार ही दूंगा मैं से। बस एग्जाम से पहले रीड करना, इसे याद करने की कोशिश मत करना, बस रीडिंग देना कि नॉलेज है मुझे प्रॉपर। ये कह रहा है स्कोप ऑफ अमेंडमेंट करेक्शन एंट्रीज रेक्टिफिकेशन टाइम लिमिट ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले तो सर यहाँ पे ध्यान दो, ये 3 स्टार टॉपिक है कि सर कब तक आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, कोई गलती हो गई है, आप बिल नहीं दिखा पाए हो या सेल नहीं दिखा पाए हो, तो कब तक हमारे पास टाइम है। तो सर वो क्या कह रहा है, ज़रा पकड़ना, ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे एक ऐड कर दिया गया है, ज़रा पढ़ना। ये क्या कह रहा है
कि सपोज फॉर सेम रीजन, मान लो जो भी ऊपर रीजन बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सप्लायर कुड नॉट मेक करेक्शन एट द टाइम फाइलिंग ऑफ GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017, कि जब मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सितंबर की ड्यू डेट, इसका मतलब हुआ सितंबर की ड्यू डेट, तो सितंबर की ड्यू डेट कब होगी सर? अक्टूबर में। तो वही वो कह रहे हैं अक्टूबर के बाद आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर अक्टूबर में अगर आपकी GSTR चली गई GSTR 1, तब आप GSTR 1 को अमेंड नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम 2 लिमिट बताइए सर। अब मान लो यहाँ पे बताया डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का सर अभी टॉपिक आने वाला है यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट रिटर्न है और ये यहाँ पे एनुअल रिटर्न है, तो ये यहाँ पे बताता है सर 31st डे ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो 31st डे ऑफ दिसंबर, तो सर ये आपसे क्या कह रहा है कि 2 आपकी रेक्टिफिकेशन की डेट याद रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम सेल कर रहे हैं उसमें कब कब चेंज हो सकते हैं। सर 2 बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एक आपको बताया गया है कि आप 31 दिसंबर तक यानी एनुअल रिटर्न फाइल करने तक, ठीक है, या तो सितंबर की ड्यू डेट, ठीक है, सितंबर की ड्यू डेट, तो वो कब आएगी सर? अक्टूबर में। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ रहा है सर, ऑब्वियसली पहले तो यही आ रहा है, बट मान लो एनुअल रिटर्न गवर्नमेंट ने कह दिया कि जुलाई में आ गई, तो अभी दिसंबर में है ना, मान ले दिया है, तो इसलिए लिखा है विच एवर इज अर्लियर, कि इन दोनों में जो पहले होगा, जो आपने पहले फाइल कर ली वहां से हम देखेंगे, उससे पहले तक अगर आप रेक्टिफाई कर ले रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं करेंगे। ओके, आ गया सर समझ में? ठीक है सर, ये ऊपर के 2 पैराग्राफ भी बता दो जल्दी से। हाँ सर बता देते हैं। सर ये कहता है टेबल 9, 10, 11 है आपके पास, प्रोवाइडेड फॉर अमेंडमेंट्स, कि अगर आपको कोई चेंज करना है सेल में, अगर आपको लग रहा है मैंने ज़्यादा टैक्स चार्ज कर दिया, कम टैक्स चार्ज कर दिया, ज़्यादा वैल्यू चार्ज कर दी, कम वैल्यू चार्ज कर दी, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो कि भैया आपकी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में क्या चेंजेस आए। फर्निश इन अर्लियर पीरियड्स, पिछले पीरियड्स की, हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज अमेंडमेंट टेबल, कि उसके लिए फिर आप अमेंडमेंट टेबल का यूज़ कर लेना। द सप्लायर कैन मेक अमेंडमेंट्स, वो अमेंडमेंट्स कर सकता है फॉर द पर्टिकुलर फर्निश्ड इन GSTR 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मुझे जनवरी में दिखानी थी 13,000 की सेल, मैंने सिर्फ 10,000 की दिखाई, तो मुझसे गलती की हुई क्या हुआ कि 3,000 मैंने कम दिखाई। तो जब मैं फरवरी की GSTR 1 फाइल करूंगा तो उसमें मैं ये 3,000 भी रिफ्लेक्ट कर दूंगा, उसका यही मतलब है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो आपकी गलतियां ठीक होंगी। कंसिक्वेंट द मिसमैच रिपोर्ट कम्युनिकेटेड टू द सप्लायर अंडर सेक्शन 42 और 43, कि जो भी मिसमैच हुआ है, क्या मिसमैच हुआ है कि सर मुझे 10,000 फाइल मैंने कर दी है, करनी 3,000 थी, तो 3,000 का डिफरेंस है, ये मैं फरवरी में फाइल कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें मुझे 42 और 43 में बतानी पड़ेगी। तो 42 क्या है सर? ये फर्स्ट रिटर्न आप देख रहे हो, ये 45 फाइनल रिटर्न, 82, ये जो भी आपकी सेक्शन है। अभी आप ये याद रखो, क्या याद रखोगे आप कि 42 और 43 के अंदर आपको अपना मिसमैच जो होगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है। और जहां तक मुझे लग रहा है, 1 मिनट सर, 42 और 43 जो ओल्ड बुक होगी मेरी उसमें तो होगा, ओल्ड नहीं है मतलब जो लास्ट मंथ इशू हुई थी उसमें होगा, इसमें हटा दिया गया है। ये लिख लो सर नोट एंड सिलेबस, अब ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, गुड, ठीक है। तो जो भी है मिसमैच है वो आपको बताना पड़ेगा। तो सर ये है आपका अब फर्स्ट रिटर्न वगैरह, तो ये रिटर्न का पार्ट 3 बनेगा। रिटर्न का पार्ट क्या बनेगा? 3, ठीक है। उसमें मैं 100% ट्राई करूंगा कि आपका रिटर्न का टॉपिक खत्म हो जाए। उसके बाद मैं आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डील करूंगा, ठीक है सर। उसके बाद नन्हे मुन्ने टॉपिक है वो आपको करने होंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट रिटर्न जो है आपका, और फर्स्ट रिटर्न, और इसके बाद जो बाकी टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में डील कर दूंगा। वैसे भी 30 मिनट्स का पार्ट हो गया, आपको 20 मिनट की आदत हो गई। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, और करते हैं इस चैप्टर को ओवर, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।